देखिए बेटा, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? कूलॉम्स लॉ के बारे में। अब कूलॉम्स लॉ में एक ऐसा सवाल है, कूलॉम्स लॉ क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन है कि टॉपिक है जहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो ध्यान से हमें देखना होगा, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ में ये वाले सवाल बहुत आते हैं। चलो पहले हम देख लेते हैं क्या है कूलॉम्स लॉ। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कूलॉम है भैया क्या, कूलॉम का नियम। तो ये क्या कहता है कूलॉम का नियम, ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। देखो ध्यान से, पहली चीज क्या यार, हमने ये देखा कि दो अगर चार्जेस अपने पास रखे हैं, दो चार्जेस क्या है अपने पास रखे हैं, सेम सेम साइन के चार्जेस हो, तो ये दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। या फिर अपोजिट चार्ज, जैसे कि प्लस क्यू चार्ज रखा है, दूसरा माइनस क्यू रखा है, तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने हमें ये नहीं बता पाया कि जब ये दोनों यानी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इनके बीच की फोर्स क्या होगी, यानी जब दूसरे घसीट रहे हैं तो किस फोर्स के साथ दोनों घसीटेंगे। ये पहली बार किसी साइंटिस्ट ने बताया, जिनका नाम क्या था भाई, कूलाम। कूलाम ने ये डिस्कवर किया, ये पता किया कि जब दो फोर्स यानी कि दो चार्ज हैं, जो आवेश है, जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो कितनी फोर्स के साथ करेंगे, या फिर दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो कितने बल के साथ करेंगे। इसी बल को उन्होंने बताया। अच्छा एक कौन, देखो दो चार्जेस के बीच बल लग रही है ना, तो इसीलिए जब चार्ज के बीच, आवेश के बीच बल लगती है ना, तो उसको वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। अच्छा स्थैतिक बल क्यों कहा, आज हम ये भी सीखेंगे। लास्ट में पता क्या है, हमने 4 साल से पढ़ा है, तो हमने देखा बच्चे कूलाम का लॉ पढ़ लेते हैं, इनको यही नहीं पता होता कूलाम का लॉ वैलिड कहाँ कहाँ है, यानी कूलाम का लॉ लगा लगा कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, यही नहीं पता होता। तो लास्ट में हम ये भी देखेंगे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आवेशों के बीच का बल इन्होंने बताया है, तो आवेशों के बीच के बल को बोलते हैं वैद्युत स्थैतिक बल। क्या बुलाते हैं, वैद्युत स्थैतिक बल। तो यहाँ पे जितनी बातें होंगी वैद्युत स्थैतिक बल के बारे में बातें होंगी, किसने बताया था, गुलाम भाई साहब ने बताया था। क्या स्टेटमेंट है इनके हिसाब से क्या था, ध्यान देखना। कई बार हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि F बराबर, अगर तुमने पढ़ा है तो K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। किसी बच्चे से पूछो गुलाम का लॉ क्या है, तो बुलाता ये है। एक्चुअल में ये गुलाम का नियम नहीं होता है। क्या होता है गुलाम का लॉ, आओ देखते हैं क्या है। तो कुलाम के नियम कहाँ काम करता है, दो चार्जेस के बीच काम करता है। आप ये समझो कि यूपी बोर्ड का तो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट। अब तुमको ने क्या कहा कि यहां से हम जो सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेके चलेंगे। तो कुलाम के नियम कहाँ काम करता है, और सबसे पहले निकालते हैं। जैसे मान लो कि एक Q1 चार्ज है, पास टू चार्ज लेते हैं पहले। दोनों हमारे पास क्या प्लस चार्ज दिखा नहीं रहे, ठीक। अच्छा, हमने दो चार्जर ले लिए, Q1 ले लिया, Q2 ले लिया। इनकी हमने क्या किया, डिस्टेंस ले ली, इनके बीच की कितना स्मॉल आर ले लिया। अब ध्यान से देखना क्या बोलने जा रहे हैं। देखो यहाँ जो Q1 चार्ज है, इस पर जो फोर्स लगेगी, इस कौन लगाएगा, 2 वाला लगाएगा, तो ये हमेशा इधर भगेगा। तो जो Q1 चार्ज है, इस पर जो फोर्स लग रही है F1, किसकी वजह से, 2 की वजह से, इसको लिख लेंगे 2। इसे कैसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी चार्ज एक पर, आवेश एक पर, बल किसी दूसरे की वजह से, उसका नाम है F12। उसी तरह इस पर जो बल लगेगा उसका नाम क्या है, फोर्स ऑन 2, किसकी वजह से, दूसरी वजह से, यानी कि 2, दूसरी वजह से यानी कि 1। तो इसको बोलेंगे यानी कि किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स पहले वाले की वजह से। एक्चुअल में कुलाम का नियम इनके बारे में है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक। तो देखो कुलाम के नियम ने क्या बताया कि ये वाला इसको ढकेलेगा आगे की ओर, और ये वाला क्या करेगा, इसको ढकेलेगा आगे की ओर। कैसे ढकेलेगा ये भी देखेंगे। क्या हमेशा जिस लाइन पर आवेश है, क्या उसी लाइन पे ढकेलते हैं, या फिर इधर भी ढकेला जा सकता है। सारी बातें स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भैया इस पर एक फोर्स लगेगी इसकी वजह से, जिसका नाम है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी आवेश एक पर बल लगेगा दूसरी की वजह से, और यहां दूसरे आवेश पर बल लगेगा पहली की वजह से। अब इनके बारे में कुलाम लॉ ने बताया कुछ, क्या बताया है। अब कुलाम लॉ ने ये बताया कि ये जो दोनों फोर्सेस है ना, अच्छा फोर्स यानी बल क्या है, एक सदिश राशि है, तो ये वेक्टर फॉर्म में होंगी। तो इनके बारे में कुछ कुलाम ने बताया। कुलाम ने क्या बताया कि जो यहाँ पे F12 वाला फोर्स है ना, ये इसके क्या है भैया, बराबर होगा। ये एक्चुअल में कुलाम चला है, यानी इस पर इसकी वजह से जो बल लग रही है, और इस पर इसकी वजह से जो बल लग रहा है ना, ये दोनों फोर्स क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। अब माइनस क्यों लगा दिया, तुमको साफ साफ दिख रहा है, ये इधर है, ये इधर है, यानी कि इनके क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट के माइनस लगा दिया। हम चाहें तो यहाँ मॉड लगा सकते हैं, तो यहाँ पे मॉड लगा देंगे Fn12, और यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे भाई, मॉड लगा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा F21 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 1। तो एक्चुअल में ये है कुलाम्स लॉ। एक्चुअल में क्या है, ये है कुलाम्स लॉ। ये काम बताया कि कुलाम्स लॉ क्या है भैया, इस पर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा,
और इस वाले पर इसकी जो फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स क्या होंगे, यानी कि बराबर होंगे। दोनों फोर्स क्या है, बराबर होंगे। इसको आप एफ दे सकते हैं। इन दोनों फोर्स बराबर, तो कुछ समय के लिए इसको हमने क्या मान लिया, यानी कैपिटल एफ मान लिया। ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, बराबर हो। एक्चुअल में ये है कूलाम कला। एक्चुअल में क्या है, ये कूलाम कला है। अभी पिछले साल क्या होता है, जिस स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं वहां पे वाइवा था, तो हमने पूछा ऐसे रैंडम, हम किसी बच्चे से पूछे भाई कूलाम कला बताओ, तो कूलाम कला वो क्या बताएगा, यही बता देगा। एक्चुअल में कूलाम का नियम ये है कि यानी कि दो चार्ज पर जो बल लगेगा, यानी क्या होंगे, दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन इक्वल तो होंगे लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी उनका परिमाण तो बराबर होगा लेकिन दिशा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो ये हमारे पास क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि दोनों बल के जो परिणाम है, परिमाण जो है, परिमाण लिखेंगे ना, परिमाण जो है यानी वो तो क्या है, बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, दिशा क्या है, दिशा है यानी कि विपरीत। ये बात ध्यान रखना, दिशा क्या है, दिशा विपरीत होती है। ये चीज बताया था कूलाम ने। अब ये जो फोर्स है जिनके परिमाण बराबर दिशा विपरीत है, अब इसके बारे में ये कहानी आती है। तो इसको सॉल्व किया था किसने, कूलाम ने, कि ये फोर्स को सॉल्व करके कहे सॉल्व किया जाएगा। तो जब तीनों फोर्सेस बराबर है, किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लो हम इस वाले फोर्स को सॉल्व करते हैं। ये अब पता चला कि ये जो फोर्स है ना, ये जो दोनों चार्जेस हैं, इनके क्या होगा भाई, प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होगा, यानी दोनों चार्जेस के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब चार्जेस बड़े हैं तो फोर्स कैसी आएगी, बड़ी आएगी। चार्जेस बड़े हैं तो फोर्स कैसी आएगी, बड़ी आएगी। यहां से इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। और ये जो फोर्स है ना, पता चला कि इनकी जो दूरी है बीच की, उनके क्या है, यानी कि इस वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये एक्चुअल में बाद में पता चला। तो पहले तो यही बताया कि दो आवेशों के बीच के जो बल है, उनमें परिमाण तो बराबर होते हैं लेकिन दिशाएं क्या होती है, अपोजिट होती है। इस पर ये जो बल लगा रहा है और इस पर ये जो बल लग रहा है, दोनों बल बराबर होंगे अगर चार्जेस बराबर हैं तो। और वो दोनों बल बराबर होंगे, वो बल निकालेंगे कैसे, उसकी कहानी फॉर्मूला है। तो F बराबर के Q1 Q2 ये क्या है, अपन आर स्क्वायर, ये बल निकालने का फॉर्मूला है। एक्चुअल में जो इनका रूल है वो यही है। तो अगर इन दोनों को हम साथ में ले लें तो सबको पता होगा, इतनी तो कहानी सबको पता है कि F यहाँ देखिए प्रोपोर्शनल लगा, समानुपाती, यहाँ से Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ से F इक्वल टू, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे K लगाएंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, ध्यान देना। हमने क्या बताया कि अब की बार जब तुमको हम पढ़ाएंगे तुम्हारा शायद डाउट क्लियर करेंगे। पहली टाइम में क्या होता है, जब पढ़ते हैं केवल टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे K लगाना सही है कि नहीं सही। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कूलाम्स लॉ जो था उसका मैग्नीट्यूड, ये क्या देता है, फॉर्मूला क्या देता है, परिमाण देता है। ये हमारे लिए क्या निकल के आ गया है, परिमाण निकल के आ गया, यानी जो कूलाम का नियम है उसका परिमाण ये होगा। अभी दिशा की बात नहीं चल रही, ठीक है, दिशा की बात हम करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया परिमाण, ठीक है, इतनी बात समझ गई। अच्छा, दिशा की बात क्यों ना करें, दिशा तो अब आपको पता ना कि दोनों फोर्स यहाँ पे लिखी, दिशा विपरीत होती है। ये इस पर लगाया कि तो इस पर लगाया, इतनी बात सबको समझ में आई। तो यानी ये स्टेटमेंट हो गई, ये कहानी हो गई। अच्छा, अब कूलाम्स लॉ के बारे में कुछ बातें और सुनो। तो पहली चीज तो ये बताया कि परिमाण क्या होते हैं, बराबर होते, दिशा विपरीत होती है दोनों, यानी कि ये पता चल गया। फिर हमने क्या पता किया, फिर हमने ये पता किया कि भाई जो परिमाण बराबर होता है उसकी फोर्स कितनी होगी, हमने ये निकाल दिया। अब तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, उसको में बहुत ध्यान देखना, यहीं पे गलती हो जाती है। ध्यान देखो क्या, देखो क्या, अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट है, ये ध्यान रखना, जो की पॉइंट लिखेंगे ये सीधा तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। अब तुमको ना तो नोट्स बनानी, नोट्स केवल तुमको चीजें को कंठस्थ करना है। की पॉइंट क्या है, ध्यान रखना बेटा। कूलाम का जो नियम है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई साल बच्चे नहीं समझ पाते। कूलाम का जो नियम है, कूलाम का जो नियम है ना, केवल बिंदु आवेश पर काम करेगा, पॉइंट चार्जेस पर। जो कूलाम का नियम है ना, कूलाम का जो नियम है ना, कूलाम का नियम ये हमेशा किस पर काम करेगा, यानी कि बिंदु आवेश पर काम करेगा। बिंदु आवेश पर, बिंदु आवेश पर क्या करेगा, काम करेगा। अब जो बिंदु आवेश होता है ना, जिसको हम पॉइंट चार्ज बुलाते हैं, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ये जो बिंदु आवेश है, यानी कि जिसको हम पॉइंट चार्ज बुलाते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता क्या है, कई बार बच्चे एमएससी बीएससी करके चले आते हैं, फिजिक्स करके चले आते हैं, वो पॉइंट चार्ज होता क्या उनके मालूम नहीं होता। तो आओ पहले समझते हैं कि बिंदु आवेश होता क्या है, बहुत ध्यान से देखना। देखिए बेटा, बिंदु आवेश किसे कहते हैं, आओ समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कूलाम का नियम कहां काम करेगा, कूलाम का नियम कहां काम करेगा, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश पे काम करेगा। अब इस बिंदु, यहां बैठ जाओ, यानी बिंदु आवेश का मतलब क्या है, इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो यही सवाल आ जाता है कि बिंदु आवेश होता क्या है, तो ये जानना भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो बिंदु आवेश क्या होता है, जब बेटा एकदम छोटे से जगह में, यानी जब थोड़े से जगह में क्या होता है, बहुत सारा आवेश होता है। यानी जब बिंदु आवेश हम किसे बुलाएंगे, जब छोटे से जगह में बहुत सारा आवेश होता है ना, तो उसको हम बिंदु आवेश बुलाते हैं। जैसे मतलब कि आस्था, यानी छोटे से स्पेस में, यानी स्मॉल स्पेस में, यानी क्या हो, स्मॉल स्पेस में क्या हो, बहुत सारा आवेश रखा हो, बहुत सारा आवेश मतलब बहुत अधिक सारा आवेश रखा हो, तो उसको हम बुलाते हैं क्या,
उसी को बहुत सारा आवेश रखा होता है तो उसको बुलाते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश मतलब पता क्या हुआ, जैसे मान लीजिए छोटा सा, जैसे मान लो एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक बॉल है, ये हमारे पास क्या एक बॉल है। ध्यान समझना बिंदु आवेश का मतलब क्या है। अब इस बिंदु आवेश का मतलब क्या है कि इस बॉल के ऊपर हमने क्या किया, बहुत सारा आवेश रख दिया है। हमने क्या किया भाई, बहुत सारा आवेश रख दिया है, बहुत सारा। और यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत सारा आवेश रख दिया है। तो अब ये हमारे लिए बिंदु आवेश नहीं है, ये हमारे लिए क्या है, बिंदु आवेश नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों बॉलों को हम क्या करें, काफी दूर रख दें, यानी ये बॉल यहाँ पे रखा है और ये बॉल यानी कि इसके कंपैरिजन में बहुत ही दूर चला गया, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अब इस कंडीशन पे इस पर जो चार्ज रखे ना, इनको हम बिंदु आवेश कह पाएंगे। यानी जो बिंदु आवेश है ना, एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब क्या है कि यही चार्जेस सब बिंदु आवेश बन जाएंगे। यानी बिंदु आवेश का सीधा लेना देना किससे, डिस्टेंस से। यानी अभी ये जो चार्जेस रखे हैं, अभी ये चार्ज अगर पास पास में कर ले तो बिंदु आवेश नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर इनके बीच की डिस्टेंस इन्फिनाइट कर दी जाए, यानी इनके बीच की डिस्टेंस, यानी आप ये समझो कि जब डिस्टेंस जो होती है, जो इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा हो जाए इनके चार्ज से, इनके यानी जो चार्जेस रखे हैं अगर उनसे बहुत ज्यादा हो जाए, जो चार्ज जिस आकार में चार्ज रखा है उससे बहुत ज्यादा हो जाए, तो समझ जाना हमारे पास क्या है कि उसको हम बिंदु आवेश ले सकते हैं। तो बिंदु आवेश लेने का तरीका क्या है, ये एक रिलेटिव टर्म है। ये क्या है, रिलेटिव टर्म है। ये आपको देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दे, चार्जेस बहुत ही डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दें, तो कैसा भी चार्ज हो तो डिस्टेंस आप समझो कि इन्फिनिटी कर दें, तो उसको हम बुलाते हैं पॉइंट चार्ज, यानी कि बिंदु आवेश बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश क्या होता है, एक दूसरा तरीका क्या है, जब छोटे से जगह में बहुत सारा आवेश डाल दें। मान लो ये छोटी सी जगह है, इसके ऊपर हमने क्या किया, चार्ज एकदम भर दिया, एकदम डेंस करके, एकदम चार्ज को हमने दबा दबा के भर दिया है, इतना भर दिया एकदम डेंसिटी बहुत हाई है, घनत्व क्या है इसका बहुत ज्यादा है, तो इसको बुलाते हैं यानी कि पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नहीं समझ पाएंगे तो हम कभी कूलम्ब लॉ लगा ही नहीं पाएंगे। तो कूलम्ब लॉ हमेशा बिंदु आवेश पे काम करता है। कूलम्ब पे काम करेगा, बिंदु आवेश पे काम करेगा। बिंदु आवेश को समझने बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझे तो ही समझ पाओगे। और बिंदु आवेश को समझने का सबसे आसान तरीका ये है, ऐसे समझो कि बिंदु आवेश क्या होता है, जब एकदम छोटी सी जगह में आवेश बहुत ज्यादा रख दिया जाए तो उसे बिंदु आवेश बोलते हैं। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि चार्जेस अब तुम कितना भी बड़े ले लो, लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दिया तो बड़े बड़े चार्जेस भी बिंदु आवेश कहलाएंगे, अगर उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। ऐसा समझो, यानी कि चार्जेस अगर मैं बड़े बड़े भी ले लूं तो अगर पास पास रखे तो इसको बिंदु आवेश नहीं बुलाते, उसे बुलाते एक्सटेंडेड चार्ज। अभी आगे हम बात करेंगे। तो अगर बिंदु आवेश हमारे पास क्या होंगे कि चार्जेस बड़े बड़े हैं, आवेश बड़े बड़े हैं, लेकिन पास में रखे तो इसे बिंदु आवेश नहीं बुलाएंगे। अगर उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो जाए, दूरी क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तभी उसको हम क्या कहेंगे, बिंदु आवेश बुलाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुम स्टैंडर्ड कहीं भी विद्यालय में चले जाओ, इनसे पूछ लो बिंदु आवेश क्या होगा, तो एग्जैक्ट नहीं समझा पाएंगे बिंदु आवेश होता क्या है। तो बिंदु आवेश क्या है बेटा, एक रिलेटिव टर्म है। आगे से आओ, आगे से आओ यार, आगे से आओ, कोई टेंशन नहीं। ये देखो हमारा बच्चा आ गया है, तो ये अरे ठीक है, तो ये हमारा एक बच्चा आ गया है। देखो ध्यान से, सुबह 5:30 बजे पढ़ाते हैं। तो कल आंधी तूफान बहुत आया, तो आंधी तूफान बहुत आया तो उसकी वजह से क्या हुआ यार, सब कुछ रास्ते में, कितने किलोमीटर से आते हो बेटा, 8 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर से आते हैं। बहुत मेहनत करते हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं, सच बता रहे हैं। लेकिन बहुत पढ़ने बच्चा अच्छा है, बहुत ही मेहनत करता है। तो ये चीज है, अभी देखना मजा आएगा बेटा, ठीक। चलो, तो ये बात हमारे पास आ गई भाई। तो अगली बात क्या है कि कूलम्ब का नियम कहाँ काम करेगा, बिंदु आवेश पर काम करेगा। कूलम्ब नियम कहाँ काम करेगा, बिंदु पर आवेश काम करेगा। दूसरी बात हमने सीखा कि किसी भी आवेश पर लगने वाला दूसरे आवेश की वजह से जो बल है, परिमाण में तो बराबर होगा, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। दो बातें ध्यान रखना, यहां से एमसीक्यू सवाल आएंगे, ध्यान देखना। तो दो बातें अभी हमने सीखा ना, बात नंबर तीसरी सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अरे तेज से बोलो यार, इसमें आवाज आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो बात नंबर तीसरी सीखने जा रहे हैं, ध्यान देना, मजा आ जाए बताना। देखो बात नंबर तीसरी क्या है यार, बात नंबर तीसरी कुछ यूं है कि तुमने ये समझ लिया ना, तो कूलम्ब का नियम तुम किताब लिख सकते हो। तुमको आपके बाद इतना बता रहे हैं कि कूलम्ब के नियम तुम क्या लिख सकते हो, किताब। इतना हम तुमको डीप बता रहे हैं, इससे बाहर आज तक 5 सालों में आया ही नहीं, जितना तुमको बता रहे हैं। इतना कवर कर लो, काम हो जाएगा। अगली बात क्या है, ध्यान से देखना यार, कूलम्ब के नियम की दूसरी बात क्या, तीसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है भैया, ध्यान सुनो यार। कूलम्ब के नियम पता क्या है, काम कैसे करता है। देखो जैसे एक चार्ज ये, एक चार्ज ये बेटा, तो ध्यान देखो, ये दोनों जो आवेशेस है ना, जैसे मान लो कि ये वाला इस पर बल लगा रहा है, तो ये वाला इस पर बल लगाएगा ना, तो क्या हमेशा सीधा ढकेलेगा कि तिरछा ढकेलेगा। तो ध्यान रखना, जिस रेखा से दोनों यानी कि आवेश यानी कि जुड़े होते हैं, उसी रेखा के अनुदिश दोनों आवेश पे बल काम करता है। कैसे लिखेंगे इस बात को, यानी कि जिस
ऐसे लिखेंगे, इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, यानी कि जिस रेखा, रेखा मतलब लाइन, जिस रेखा यानी लाइन से दोनों आवेश क्या होते हैं, आवेश जुड़े होते हैं, उसी, सही लिख रहे हैं ना, उसी रेखा के अनुदिश बल कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई क्या बताएं। जैसे कि मान लो एक चार्ज यहां रखा है और एक चार्ज क्या है यहां रखा है, तो इन दोनों चार्जेस को हम जिस लाइन से जोड़ेंगे, जैसे मान लो हमने इनको इस लाइन से जोड़ा, तो इसी लाइन के अनुदिश दोनों पे बल काम करेगा, इसी लाइन के अनुदिश, मतलब कि इस लाइन को आगे आप बढ़ा लो और इस लाइन को आगे बढ़ा लो, इसे बोलते हैं अनुदिश। तो ये वाला चार्ज इस लाइन पे कहीं भाग सकता है, ये चार्ज यहां आ सकता है, ये चार्ज यहां आ सकता है, ये चार्ज इसके अनुदिश कहां भी भाग सकता है, इस लाइन के अनुदिश कहां भी ले जा सकते हो, इस लाइन पे ही भागेगा। कुलाम्स ने बताया कि जब कभी भी दो आवेश रखे हैं तो दो आवेश जब एक दूसरे को भगाएंगे ना, तो जिस लाइन से दोनों लाइन आवेश को जोड़ते हैं उसी लाइन पर दोनों आवेश भागेंगे। आप ये नहीं कर सकते ये वाला चार्ज को इधर नहीं भगा सकता, ये बात समझो, ये वाला चार्ज क्या है इसको इधर नहीं भगा सकता है, दोनों चार्ज हमेशा उसी लाइन पर भागेंगे जिस लाइन पर, जिस रेखा पर दोनों यानी कि चार्ज क्या है जुड़े हुए हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यार, देखो अगर तुम चाहते हो कि फिजिक्स एकदम तगड़े से आ जाए तो हर टॉपिक को हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो तीसरी बात, कुलाम्स नियम तोड़ो कि हमने पढ़ लिया कि F बराबर K Q1 Q2 पाना, पर सारे सवाल नहीं हो पाएंगे उससे, MCQ वाले जो सवाल आएंगे थोड़ा टफ आएंगे, तो उसमें इस लेवल के सवाल आएंगे जो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल होंगे। तो भैया कुलाम का नियम का तीसरी बात क्या है कि जिस रेखा पे दोनों आवेश जुड़े होंगे उसी रेखा के अनुदिश दोनों आवेश भागेंगे, चाहे आकर्षण बल से भागे चाहे प्रतिकर्षण बल से भागे। ठीक बेटा, अच्छा इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी आई होप। अब आगे देखो ध्यान से कहानी क्या है। अगली बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथी बात क्या, देखो चौथी बात बताने जाए इस बल के बारे में, जो दो आवेश के बीच बल काम करता है जिसको हम बुलाते हैं यानी कि वैद्युत स्थैतिकी बल। अब ये वाला बल अभी हमने आपको बताया था, ये क्या हो सकता है भाई, आकर्षण बल भी हो सकता है। क्या बल हो सकता है, यानी आकर्षण, आकर्षण लिख लेंगे, आकर्षण, हिंदी बहुत बढ़िया है हमारी, यानी आकर्षण बल होगा और ये क्या होगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल, यानी कि ये दो प्रकार के बल होंगे, यानी आकर्षण भी काम करेगा और प्रतिकर्षण भी काम करेगा, है ना। ठीक है, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसी बात में हम डालेंगे, यह जो बल है ना, यह बल किस पर डिपेंड करेगा, यह बल माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। अब चलो इसको बात समझते हैं, माध्यम पर यानी क्या करता है, निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करेगा ये बल, मतलब और समझते हैं। जैसे अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था भाई, क्या लिखा था फॉर्मूला, F बराबर यानी कि K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछे ये फॉर्मूला सही है या फिर F बराबर 1/4 पाई अपसालन K1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो कोई बता पाएगा कौन सा फॉर्मूला सही है। एक्चुअल में इतनी छोटी सी बात है लेकिन इंटर कोई पास करके निकल जाए पूछ लो बता नहीं पाएगा। देखो क्या फर्क है दोनों में, ये दोनों फॉर्मूले सही हैं लेकिन कंडीशन पे सही है। कंडीशन पे सही कब है, ये वाला फॉर्मूला तभी सही हो सकता है जब आप क्या करें, जब फोर्स निकाल रहे हैं ना तो उस कंडीशन पे तो दोनों चार्जेस, दोनों आवेश है ना, वो या तो वैक्यूम में रखे हो, किसमें रखे हो, वैक्यूम मतलब निर्वात, बिना हवा में, यानी कि वैक्यूम में रखे हो या फिर किसमें रखे हो, एयर में रखे हो। तो ये वाला फॉर्मूला तो हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे चार्जेस कहां रखे हो, यानी निर्वात में रखे हो या फिर वायु में रखे हो, तब भी ये वाला फॉर्मूला काम कर सकता है, नहीं तो फॉर्मूला नहीं काम करेगा। पता क्यों, क्योंकि बल का मान देखो माध्यम पे निर्भर करता है, तो अगर माध्यम आपका निर्वात है या फिर हवा है तब तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसके अलावा कुछ और है तो उसके कंडीशन पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यानी कि अगर निर्वात, समझ लो ध्यान से, यानी कि निर्वात या वायु के अलावा माध्यम होने पर, तो अगर वायु या वायु के अलावा कोई दूसरा माध्यम हुआ ना तो उसके कंडीशन पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आज हम पता क्या काम करेंगे, आज की वीडियो में हम जितनी भी, पता क्या पिछली बार जब हम तुमको पढ़ाए थे इसके बारे में नहीं बताया था कि जब हमारा माध्यम, जैसे मान लो दोनों आवेश को हम ग्लास के अंदर रख दे, अभी पिछली बार भी इसको नहीं पढ़ाया, तब की बार हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि सवाल आते हैं। तो आज के बहाने में हम ये काम करेंगे, हमारे दोनों आवेश कहां होंगे, या तो निर्वात में होंगे या तो हवा में होंगे, यानी या तो निर्वात में होंगे या तो हवा में होंगे,
तब हम यानी दो आवेश के बीच के बल निकालने की बात कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन कल हम आपको बताएंगे अगर दोनों आवेश को ग्लास में रख दिया जाए, कांच के अंदर रख दिया जाए, पानी में रख दिया जाए, तो उनके बीच फोर्स कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम अभी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे के क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ किसके लिए होती है, यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो यहां से न्यूटन, यहां से मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे देखो इसको नीचे लाएंगे, कितना हो जाएगा, चार्ज का मात्रक कुलाम, तो कुलाम कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे के का मात्रक हम ये लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि किसके लिए ये है, वायु और निर्वात के लिए है। वायु और निर्वात में तो के की वैल्यू ये होती है, और अलग अलग माध्यम के लिए इसके अलावा जो होंगी वैल्यू चेंज होंगी, कैसे चेंज होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो अपसाइलन नॉट आया ना, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, मैं इधर बता देता हूँ, यानी एफ बराबर कितना लिखा है 1/4 पाई अपसाइलन, यहाँ कितना लिखा Q1 Q2 पान का R स्क्वायर। तो एक बात यहाँ पे आप समझ लीजिए, क्या बात समझना है, बात ये समझना कि ये वाला फॉर्मूला हम वैक्यूम या फिर एयर के लिए यूज नहीं कर सकते, वैक्यूम या फिर एयर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम मीडियम के लिए यूज करते हैं। अब बात आती है कैसे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी खाली ये जान लो कि ये क्या है, जो झुंडी है ई नहीं है, एक्चुअल में ये हमारे पास क्या है परमिटिविटी, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है हम बात करेंगे वैद्युतशीलता, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, वैद्युतशीलता इसे बुलाते हैं, तो इसके बारे में चर्चा होगी कि भाई वैद्युतशीलता है क्या। तो एक्चुअल में ये होता है कूलाम्ब लॉ, यानी यहाँ पे खत्म हुआ कूलाम्ब लॉ। इतनी बातें कर तुमको कूलाम्ब लॉ के बारे में आते, मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहली बात बताया कि अगर दो आवेश हैं जिनके मैग्नीट्यूड परिमाण बराबर है, तो दोनों आवेश पर जो बल होंगे, इस पर इसकी वजह से, इस पर इसकी वजह से, दोनों बल परिमाण में तो बराबर होते हैं, लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। फिर बात आती है कि ये बल निकालेंगे कैसे, तो तीनों चीजें बराबर थी। अब ये बल निकालते कैसे, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि बल निकालने का तरीका क्या है भाई, कि बल निकालने का तरीका हमारे पास ये है, फिर दोनों को हमने बल निकाल दिया। एक्चुअल में कूलाम्ब का नियम ये है, लेकिन इसको निकालते कैसे उसका तरीका ये है। फिर मैंने बताया कि कूलाम्ब का नियम हमेशा पॉइंट चार्ज पे डिपेंड करता है, बिंदु आवेश पे ये काम करेगा। फिर मैंने आपको ये बताया कि बिंदु आवेश को समझते कैसे हैं, तो बिंदु आवेश को समझने का तरीका ये है जब बिल्कुल छोटे सी जगह में आवेश बहुत ज्यादा डाल दिया जाए, तो एक तरीका तो ये बिंदु आवेश को समझने का, और दूसरा तरीका ये है कि जब आवेश भले ही पास से बहुत आवेश बड़े बड़े हो, लेकिन उनको बहुत दूर दूर रख दिया जाए, तो उनको भी बिंदु आवेश हम यानी कि मान सकते हैं, वो हमारे लिए क्या है, बिंदु आवेश है, ठीक है ना। बिंदु आवेश पे कूलाम्ब का नियम काम करता है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि भैया कूलाम्ब का नियम क्या है, जो आवेश जिस लाइन से जोड़ेंगे, हमेशा सीधी लाइन से आपको जोड़ना है, जिस लाइन से जोड़ेंगे उसी लाइन को इधर बढ़ा लो, उसी लाइन को उधर बढ़ा लो, तो उसी लाइन पे ये आगे इसकी वजह से भाग सकता है, और ये वाला इसकी वजह से उसी लाइन पे भाग सकता है। इसको लैंग्वेज में हम इस तरीके से लिखेंगे अंदिश, यानी दिशा के अंदिश। फिर मैंने बताया कि ये जो बल है ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल हो सकता है। फिर मैंने बताया कि ये बल भैया किस पर डिपेंड करेगा, माध्यम पे डिपेंड करता है, ये फोर्स माध्यम पे डिपेंड करता है, अलग अलग माध्यम पे अलग अलग इसकी वैल्यू होगी। जैसे अगर हम लोग इसी बल को निकालने जाए एयर और या वैक्यूम के लिए, यानी हवा और निर्वात के लिए, कितना आएगा, तो उस कंडीशन पे के की वैल्यू कितनी आएगी 9 × 10⁹, ये तो यूनिट हमने यहां से निकाल दिया। लेकिन अगर माध्यम बदल जाए, एक दिन 40-50 मिनट केवल हम आपको यही समझाएंगे कि माध्यम बदलने पे क्या होता है, यहां से सवाल आता है, बहुत सारे टॉपिक मिस हुए थे पिछली बार, तो यानी जब माध्यम बदल जाते क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। वहां पे अपसाइलन नॉट की वैल्यूज निकालेंगे अलग अलग मीडियम के लिए, तो वहां पे सापेक्षिक वैद्युतशीलता पढ़ना पड़ेगा, जो पिछली बार हम नहीं पढ़े थे, तो वहां पे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कल इसके बारे में, तो लोगों के लिए कल वीडियो आएगी इसके बारे में। तो ये चीज हमने आपको बताया, ये था कूलाम्ब लॉ। अगर इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहते हो अगर इसकी हम क्या लिखना चाहते हैं, भाषा, कूलाम्ब लॉ को अगर हम लिखना चाहते हैं तो भाषा कहां से आती है, कौन बताएगा, बताओ भाई कौन बताएगा भाषा, रूपाली तुम बताओ भाषा से कितनी आएगी, इससे हमें लैंग्वेज बनाना कूलाम्ब का नियम, बता कूलाम्ब के नियम की परिभाषा बताओ, बताइए। तो कूलाम्ब के नियम परिभाषा कैसे बताएंगे, तो देखो यहां से हमें क्या करता है, कूलाम्ब के नियम बता देना कि भाई क्या होता है, कि कूलाम्ब के नियम क्या कहता है, कूलाम्ब का नियम क्या करता है, दो आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण का मान बताता है। तो कूलाम्ब के नियम से क्या कर सकते हैं, कूलाम्ब के नियम से क्या कर सकते हैं, नियम से दो, ध्यान रखना हमेशा बार बार बिंदु आवेश लिखना है, दो बिंदु आवेश के बीच क्या निकाल सकते हैं, आकर्षण एवं क्या निकाल सकते हैं, प्रतिकर्षण बल का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं।
इस बल के अनुसार, इस बल के अनुसार कैसे लिखेंगे? इस बल के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये फोर्स क्या है? आकर्षण भी होगा प्रतिकर्षण भी होगा। किस पर डिपेंड करता है? आवेशों के गुणनफल। देखो कैसे लिखेंगे? आवेशों के मात्रक के गुणनफल। मात्रक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम परिमाण लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या होगा? आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के क्या होगा? वर्ग। कौन बोलेगा? दूरी के वर्ग के सत्य बोल दिया करो यार। क्रमानुपाती क्या होता है? होता है। बच्चा ये भाषा भी आपको लास्ट में लिखनी पड़ेगी कि कूलाम के नियम के अनुसार क्या है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल कहां डिपेंड करेगा? यानी आवेशों के मात्रक के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। लेकिन जो उनके बीच की दूरी है, दूरी के वर्ग, दूरी का हम वर्ग करेंगे और वर्ग के क्या होगी? ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन सा बल? ये। अब इतनी चीजें अगर तुमको कूलाम सलाह के बारे में आती है तो मेरे गोपाल इससे ज्यादा तुमको कूलाम सलाह के बारे में नहीं पढ़ना, सब कुछ बता दिया। ये कूलाम सलाह। लेकिन आज हम इसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। क्या करेंगे? प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। लेकिन उससे पहले इसका भैया स्क्रीनशॉट मारो खटाखट। रुक दी बेटा, बीच वाले से रुक दी, काटो। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक भाई कूलाम कला एकदम अच्छे से समझ लिया हो तो कूलाम सलाह लगे कहां पे, ठीक है ना यार। लेकिन कूलाम की जो मम्मी है ना, इन्होंने कहा बेटा तुम सब जगह नहीं लग पाओगे। कूलाम की मम्मी की कुछ इन्होंने बताया, कूलाम तुम्हारी कुछ लिमिटेशन है, तुम सारे काम दुनिया में नहीं कर सकते हो। हर इंसान सारा काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो उसी तरीके से जो कूलाम का नियम है ना, वो कुछ ही जगह पे काम कर सकता है। तो कहां कहां नहीं कर सकता वो सीखेंगे। तो हम सीखेंगे कूलाम। कोई बता सकता है बेटा? कोई आके कैमरे के सामने बता सकता है कूलाम सलाह की लिमिटेशन क्या है? कोई बता सकता है? कूलाम सलाह की सीमाएं क्या क्या है? अरे यार तो मेरी बेटी करा। एक्चुअल में हमारे जो बच्चे ना सारे बहुत स्कॉलर हैं, बट दे आर वेरी फेसिंग हेजिटेट व्हेन दे आर आस्क्ड अबाउट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आता सबको, लेकिन सब कैमरा सामने नहीं आ सकते ना। तो कोई नहीं, चिल करो, सिखाएंगे कैमरा सामने कैसे आता है। तो कूलाम के नियम की सीमाएं, बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कूलाम सलाह हमने पढ़ तो लिया, अभी फॉर्मूले सब रूल हम देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, बड़े बढ़िया बढ़िया देखेंगे, लेकिन कहां कहां नहीं लगा सकते ये जानना बहुत जरूरी है। तो सुनो, सबसे पहली बात क्या है भैया, इसको आप एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी में लिख देंगे, टेंशन ना लो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं लगा पाओगे। मतलब ये कहता है कि अगर आवेश फैला हुआ है, फैले हुए आवेश पर कभी आप कूलाम सलाह नहीं लगा पाएंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक गोला है, चालक गोला है, इसको बहुत सारा हमने क्या किया, प्लस आवेश दे दिया, प्लस दे दिया, माइनस दे दिया, तो कोई टेंशन अपने पास है नहीं, बहुत सारा आवेश दे दिया। पड़ोस में एक गोला और है, इसके ऊपर भी हमने बहुत सारा चार्ज दे दिया। हमने कहा जरा हमने कहा ये बताओ कि दोनों गोले एक दूसरे को कितने बल के साथ भगाएंगे? नहीं निकाल सकते, पॉसिबल ही नहीं है। कि यानी क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज बहुत ही छोटे, बहुत ही पास पास है, तो बिंदु आवेश तो हुआ नहीं। हाँ, अगर इन्हीं को बहुत दूर रख दें तो क्या बन जाएगा? बिंदु आवेश। तब तो लगा सकते हैं, लेकिन पास पास में रखे ना तो ये एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यानी चार्ज हिंदी में लिख लोगे ना, आवेश फैला हुआ है। तो यानी जब कभी आवेश फैला हुआ हो और दोनों चालक बहुत ही पास रखे हो तो कूलाम सलाह की सीमाएं आ जाती। कहता भैया ना बाबा ना, इसके आगे हमारा काम नहीं हो पाएगा, हम अपना लाभ नहीं लगा पाएंगे। तो पहला हो गया। तो हिंदी में लिख लेंगे कि फैले हुए आवेशों पर इसका लाभ, यानी दो चालक पर फैले हुए आवेशों पर यह नियम काम नहीं कर पाएगा। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात क्या है, यहाँ पे तो 90% बच्चे फेल हो जाते हैं। जस्ट फोकस आने देखो, मान लेते, अच्छा ये तो पता है ना कि कूलाम सलाह केवल दो आवेशों, बिंदु आवेशों उसके बीच काम करेगा, तीन पे भी नहीं काम कर पाता, केवल दो पे काम कर पाता है। देखो बेटा,
तो जो दो आवेश हम लेते हैं, केवल दो आवेश जो लेते हैं, दो आवेश पर, अब दोनों आवेश की कंडीशन है, कंडीशन नंबर एक, मान लीजिए Q1 आवेश ले लिया, Q2 आवेश ले लिया। अब दोनों आवेश हमने कहा कि ये दोनों आवेश किसमें है भैया, रेस्ट पर है। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो दो आवेश ले रहे हैं कैसे हैं, वो बिंदु आवेश है, क्योंकि हम याद कर लो बिंदु और आवेश, बिंदु और कूलाम का तगड़ा रिश्ता है। ये कहते हैं कि हम बिंदु वाले के साथ में रिश्ता बनाएंगे, यानी बिंदु आवेश, ये ध्यान रखना, हर बात इनकी बात में बोलना है कि बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, छोटा आवेश। तो बिंदु आवेश पे काम करेगा कूलाम कला, ठीक है। तो बिंदु आवेश पे काम करेगा, तो कहता है कि अगर जो दो बिंदु आवेश है अगर वो रेस्ट पर है, यानी रुके हुए हैं, तो क्या इनका नियम काम करेगा? तो भैया जवाब है बिल्कुल काम करेगा, इनका नियम टिक मार दो, टिक मतलब कि काम करेगा। तो छोटे छोटे आवेश अगर रुके हैं तो इनका नियम काम अच्छे से कर पाएगा। क्लियर? सेकेंड केस क्या है, मान लो एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। यार एक तो रेस्ट पर है, एक तो किस पर है, रेस्ट पर, यानी रुका हुआ है, लेकिन दूसरा किस पर है, मोशन पे। यही बताना था जो तुमसे करने कहा था, याद आया? दूसरा मोशन पे है, तो क्या कूलाम के नियम काम करेगा? बड़े बड़े टीचर गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखना है, डिस्टेंस अभी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे भैया कूलाम के नियम वैलिड है, यहां भी कूलाम के नियम काम कर जाएगा। एक आवेश रुका है, एक आवेश चल रहा, तो यहां भी कूलाम का नियम काम कर जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर दो चार्ज, एक Q1 चार्ज, एक Q2 चार्ज, कुछ बीच की डिस्टेंस होगी, अगर दोनों गति करने लगे, अगर दोनों गति करने लगे, अगर दोनों मोशन पे आ गए हैं, है ना, यहाँ पे दोनों क्या है, मोशन पे आ गए। किसमें आ गए भाई, मोशन पे। ये भी मोशन कर रहा है, ये भी मोशन कर रहा है, मोशन मतलब गति कर रहा है। अगर दोनों चल रहे हैं जुम्बा जुम्बा, तो चलते हुए चार्ज पर भैया कूलाम कला काम नहीं कर पाएगा। फिर कैसे हम निकालेंगे दोनों के, इसके हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां बताएंगे दो आवेश के जब चल रहे होते तो फोर्स कैसे निकाली जाती है। तो ये कुछ लिमिटेशन है कूलाम के लिए। तो कूलाम चला यहाँ यहाँ केवल काम कर पाएगा। तो एक बहुत स्वाभाविक सवाल हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, एक बहुत स्वाभाविक सवाल ये आ जाना चाहिए कि जब तीन आवेश हो गए हमारे पास, मान लो हमारे पास तीन आवेश है, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, तो इन पर फोर्स कैसे निकाली जाए, कौन बताएगा? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दो ही आवेश पे घुस हो जाता है। न्यूमेरिकल भी यार बड़े बड़े लगवाएंगे। तो अब हम सीखने जा रहे हैं भैया क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत। लेकिन उससे पहले छोटा सा टॉपिक समझेंगे हम, जो कूलाम का नियम है ना, उसका वेक्टर शॉर्ट समझेंगे। तो 5 मिनट के अंदर जल्दी समझा देते हैं कि कूलाम के नियम को, भाई कूलाम के नियम से क्या निकालते हैं, बल निकालते हैं। बल क्या है, एक सदिश राशि है। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विकली जल्दी कर लेते हैं, बहुत ध्यान देखना। अब इसको ध्यान से समझते हैं। तो सदिश रूप, सदिश रूप समझने जा रहे हैं। किसका सदिश रूप समझने जा रहे हैं, जल्दी बोलेंगे, कूलाम के नियम का। प्यार से देखना, एकदम अच्छे समझ में आएगा। देखो क्या है, क्या है भैया इनका सदिश नियम, बहुत अच्छे देखना। बैठो यार, इनका सदिश नियम क्या है, बहुत ध्यान से देखना। देखो जितनी बातें कहा है उनको स्टैंडर्ड मान के चलना। देखो मान लेते हैं Q1 चार्ज है, डब्बा बंद कर दिया, एक Q2 चार्ज है, डब्बा बंद कर दिया। इनकी बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं, बार पता कहता है माडार। माडार क्यों ले रहे हैं, ऐसे ही माडार इसलिए लिया, हम कहते हैं कि इनके बीच का परिमाण लेना, दिशा से कोई मतलब नहीं, दिशा हम बाद में चेंज कर लेंगे, परिमाण ले लिया। अच्छा, अब इस पर कितना बल लगेगा, बल प्लस प्लस है, दोनों दिखाते नहीं, प्लस प्लस लगा है, तो ये वाला क्या करेगा, भागेगा इसके प्रभाव से। तो इस पर जो बल लगेगा उसको F1 नाम देंगे, किसकी वजह से, दो वजह से। तो इसको बोलेंगे फोर्स, यानी इस पर बल लग रहा है, 1 पे बल लग रहा है 2 की वजह से। अब वेक्टर, तो वेक्टर लगा लिया। इस पर कितना बल लगेगा, इधर भागेगा, ये किसका नाम क्या है, 2। 2 यहाँ पे लिखेंगे किसकी वजह से है, तो बगल में लिखते हैं, इसकी वजह से भागेगा तो यहाँ पे लिख लेंगे। इतनी बात सबको समझ नहीं आ गई। और तुमने पता कि कूलाम के नियम के हिसाब से दोनों बल क्या होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं। यानी कि अगर मैं फोर्स 1-2 लिखूं या फिर फोर्स में 2-1 लिखूं, दोनों के परिमाण वाइज क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, दिशाएं अलग अलग होती है। अच्छा, अब मेरी बात को बड़ी गहराई से सीखना। देखो क्या, ये हमने क्या लिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस ली ना, दूरी ली। मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं भाई, दूरी देखो ना, अच्छा यही दूरी यही विस्थापन भी होगी, क्योंकि सबसे छोटी दूरी को सबसे विस्थापन कहते हैं। अब देखो ना, इससे छोटी दूरी Q1 Q2 को हो सकती है, तो सबसे छोटी दूरी ही सबसे यानी विस्थापन कहलाती है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको, इस R को विस्थापन लिखना चाहूं तो विस्थापन कैसे लिखते हैं, अगर विस्थापन तो एक वेक्टर चीज है, एक सदिश होता है ना विस्थापन, भाई दूरी है अदिश, लेकिन विस्थापन क्या है, सदिश। तो सदिश है तो उसके लिए दिशा भी जरूरी है, उसके लिए क्या है, दिशा भी जरूरी है। तो मान लेते हैं हम विस्थापन इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, यानी यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं। तो भाई जब यहां से यहां जाते हैं, इससे ये घटाते हैं विस्थापन के लिए, लास्ट वाले से पहला वाला। तो दूरी के लिए लिखना चाहते हैं तो लास्ट वाला मान लेते हैं 2 है, इस यहाँ पे क्या है 1, तो यानी इसको लिखेंगे हम 2 से 1 जा रहे हैं ना, यानी यहाँ 1 यहाँ पे 2 है, तो लिखेंगे 2 से 1 लिखेंगे, तो यानी R2 और माइनस का R1 लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई।
यानी इस दिशा की जो हमारे क्या क्या विस्थापन है उसकी डायरेक्शन हमने इससे दिखा दी। अब वेक्टर क्वांटिटी तो यहाँ पे हमने वेक्टर लगा लिया। क्लियर? अगर इस दिशा की लिखना चाहे, ऐसे समझो कि यहाँ R1 लिखा हो, यहाँ कितना लिखा R2 लिखा है, तो जब इस दिशा में आओगे कैसे करते हैं, लास्ट वाले से पहला वाला, तो यहाँ कितना लिखा है R1 लिखा है, फिर माइनस में कितना लिख लेंगे R2 लिख लेंगे। तो इस डायरेक्शन का, इस दिशा का विस्थापन कैसे दिखाएंगे, विस्थापन यहाँ पे डिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो इस दिशा का डिस्टेंस किससे दिखाएंगे, इससे दिखाएंगे, और इस दिशा का इससे दिखाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, इतनी बात सबको पता है। चलो आप कोई एक फोर्स निकालते हैं। जैसे हमने कहा कि जरा एक चीज ये बताओ, जैसे हमने ये कहा कि जरा एक चीज ये बताओ कि अपने पास में ये दोनों फोर्स कहीं ना कहीं F के बराबर हो जाएंगे, तो बराबर होंगे ना फोर्सेस। अब देखो हमने कहा हम F निकाल लेते हैं या फिर कोई एक फोर्स निकाले, चलो हम F12 निकालते हैं। तो फोर्स निकालना है तो कूलाम का नियम कितना होगा भाई, K Q1 Q2 अपान R होगा, R स्क्वायर होगा, होगा नहीं होगा है? लेकिन ध्यान देखो कि बल हमारे पास कौन सी राशि है, बल तो सदिश राशि है, तो परिमाण के साथ में दिशा चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस दिशा में फोर्स लग रही है उसी दिशा का हमें क्या लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा एकांक सदिश, क्योंकि तुम्हें पता है कि एकांक सदिश से क्या आती है, दिशा मिलती है। तो हम लोग इसको मैथ में पढ़ चुके हैं, यानी कि ये तो परिमाण है, ये तो क्या है, ये तो परिमाण है। अगर हमें यहाँ पे एकांक सदिश लिख दें, एकांक सदिश लिख दें, एकांक क्या लिख दें, सदिश लिख दें, तो परिमाण और एकांक सदिश जो कि दिशा देता है, तो परिमाण और दिशा मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी वेक्टर। तो अब बात आती है कि एकांक सदिश लिखें कैसे, तो देखो ऐसे लिखते हैं, जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसी दिशा का आप देखो भैया एकांक सदिश लेने की कोशिश करो, उसी दिशा वाला। देखो F12 किधर लिख रहा है, इस दिशा में लग रहा है ना, यानी F12 इस दिशा में लग रहा है, तो इसी दिशा में देखो R की वैल्यू, तो इसी दिशा में R की वैल्यू कौन सी हमारे पास है, ये, तो इसको एज हम एकांक सदिश ले लेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर, और इसके ऊपर लगा लेंगे कैप, क्योंकि तुम्हें पता है कि एकांक सदिश को कैप में लिखा जाता है। और ये भी पता होना चाहिए, जैसे मान लो कि n कैप लिखा है तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर n अपान वेक्टर n का मान। ठीक है ना, ऐसे क्या करते हैं, एकांक सदिश को सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला है ये क्या है भाई, एकांक सदिश का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, एकांक सदिश का फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है भाई, तो चलो आज तो सॉल्व कर लेते हैं। F12 फोर्स कितना हो जाएगा, तो K Q1 Q2 अपान का R। अच्छा ये बताओ, आप मुझे सोच बताना, देखो ध्यान देखो मेरा, ये R, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, अगर इनके परिमाण निकाले जाए तो क्या कोई चेंज आएगा, परिमाण मतलब कि ये दूरी, भाई ये चीज ये दूरी जो दिखा रही है, और ये R मान ये भी दूरी दिखा रहा है, और ये भी दूरी दिखा रहा है, मतलब ये दोनों, ये सब चीजें परिमाण में बराबर है, परिमाण में क्या है, बराबर है। तो अगर मैं चाहूं इस R को, एक्चुअल में R क्या है, ये दूरी है, तो दूरी तो माड R है, तो माड R का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दूरी तो माड आ गया ना। और अभी भी मैं चाहूं तो इस R को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, अच्छा पहले काम करते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो माड यानी माड R का हमने स्क्वायर लिखा और मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में चलेगा। अब इसको ब्रेक करिए, देखिए यहाँ पे कैप लगा, कैप कैसे तोड़ते हैं, वेक्टर लिखते हैं, पान वेक्टर के नीचे मार्क लगाते हैं। देखो तो पहले इस चीज को वेक्टर में लिखो, यानी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, पहले वेक्टर लिख दिया, फिर उसी चीज का क्या लगाना है, नीचे मार्क लिखना है, यानी इसी चीज का नीचे मार्क, यानी कि R1 वेक्टर माइनस यानी कि R2 वेक्टर हमने क्या लिख लिया, मार्क लगा दिया। किसी को दिक्कत हुई यहाँ तक, इसको हमने फॉर्मूले में तोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए कई बार ये 2-3 नंबर का आ जाता है एग्जाम में, अब देखो ध्यान से आगे, अच्छा 2-3 नंबर में नहीं आएगा तो कभी कभी एमसीक्यू पूछ लेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा था कि भैया जो मान R है वही R2 माइनस R1 है, वही R1 माइनस R2 है, क्योंकि दोनों के परिमाण तो बराबर होंगे ना। ये सारी चीजें बीच Q1 Q2 के बीच के डिस्टेंस से तो बता रही हैं, तरीका अलग है। अगर हम Q1 से Q2 जा रहे हैं तो ये लेंगे, Q2 से Q1 आ रहा है तो ये ले लेंगे, और जनरल तरीके से मान R लेते हैं, फर्क केवल दिशा का है। तो लेकिन वैल्यू वाइज तो सेम है, वैल्यू वाइज मतलब परिमाण वाइज, परिमाण तो सबका सेम है ना। तो अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिखना पसंद करूंगा, कैसे लिखना पसंद करूंगा, ध्यान से देखो कैसे, देखो कैसे लिखना पसंद करेंगे, इसको ऐसे लिखना पसंद करेंगे। देखो ये लिखा था, यहाँ पे जो अपने पास में ये वैल्यू हटा दिया हमने, यहाँ पे देखो जो अपने पास माड R लिखा है, ये हम लिखेंगे इसको इस तरीके से, सिमिलर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे माड R, ये वैल्यू सब कुछ बराबर है, तो हम इसको इस तरह लिखना पसंद करेंगे। यानी कैसे लिखेंगे इसको हम, यानी R1 वेक्टर माइनस हम लिख लेंगे इसको R2 वेक्टर, और उस पर क्या लगा भैया, मार्क लगा, तो मार्क लगा लेंगे। देखो ना मार्क लगा है, मान लिया, ऊपर क्या लगा, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा लेंगे। सबको क्लियर हो इतनी बात। तो लास्ट में इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि F12 यहाँ वेक्टर लगा लिया, इक्वल टू, देखो ऊपर से K Q1 Q2 अपान, देखो माड यहाँ लगा, माड यहाँ लगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी,
यानी यहां से R1 वेक्टर माइनस का यहां से R2 वेक्टर, ये R1 ये R2 वेक्टर, यहां 2 यहां से 3, तो मान ऊपर कितना आएगा 3 आएगा। और यहाँ इनटू कितना चला ऊपर चला R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर, ये माइनस लगा है R1 वेक्टर माइनस का R2 बगल क्या लिखा है भाई वेक्टर लगा है। बस यही है हमारे पास कूलाम के नियम का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सदिश रूप है यार, यही है सदिश रूप। अब देखो इसमें सब कहीं वेक्टर दिखा रहा है, यहाँ वेक्टर है यहाँ वेक्टर है। अच्छा देखो ध्यान से, इसमें और जो हमारा इनका नियम है कहाँ गया भाई, इसमें कोई फर्क है ध्यान बताना, यानी F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, कोई फर्क है, ज्यादा डिफरेंस है? डिफरेंस नहीं है। देखो क्या, देखो यहाँ पावर 3 है और ऊपर अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो याद रखना ऊपर माड नहीं आएगा, ऐसे ब्रेकर लगा लो। तो माड मतलब क्या यार, माड मतलब कि इसकी वैल्यू माइनस ना होने पाए, ठीक है ना। तो ये समझो, तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 1 है, तो 1 से 3 एक यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, तो एक एक कट्टे का पावर 2 ही तो नीचे आएगा। और हमने क्या बताया कि R हो चाहे ये हो चाहे ये हो, तो जब देखो ना अगर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, तो एक यहाँ से कैंसिल, 2 बचेगा, स्क्वायर बचेगा, और यानी कि इसका स्क्वायर बचेगा। और मैंने क्या बताया, यही चीज क्या है R है, तो अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो यहाँ R लिख लूंगा, तो R के स्क्वायर आ नहीं जाएगा। दोनों सेम चीजें हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे सेम चीजें आएंगी, बस यहाँ पे डायरेक्शन आ गई। अब यहां पे याद कैसे करना ये बात समझना, देखो जब आप 1 2 फोर्स निकालेंगे, 1 2 यानी 12 1 से 2 जा रहे हैं, तो ध्यान रखना यहां से 1 से 2 घटना चाहिए, यहां 1 से 2 आना चाहिए। अगर यहां 1 2 है तो यहां से 1 से 2, यहां से 1 से 2 आना चाहिए। अच्छा आप मुझसे ये बताओ, अगर मैं आपसे 2 1 फोर्स पूछ लूं, इसका मतलब क्या है कि दूसरे वाले पर बल पहले वाले की वजह से, दूसरे वाले पे बल पहले वाले की वजह से, तो क्या इसको हमें पूरा फिर से निकालना पड़ेगा? नहीं, हम इसी से दिमाग लगा लेंगे। जो कैसे हम लिखेंगे भाई, के Q1 Q2 अपान, इस पूरे को इस तरह बदल लो, पहले 2 फिर 1, यानी R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर, ऊपर कितना लगा लेंगे होल क्यूब, मल्टीप्लाई में लिख लेंगे R1 वेक्टर इंटू माइनस में कितना लिख, ध्यान रखना पहले 2 आएगा, 2 1 है ना, यानी कितना आएगा यहाँ पे पहले 2 आएगा, फिर राइटिंग बहुत बढ़िया है, फिर कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा, फिर वेक्टर लगा लिया, ये देखिए। तो इस तरीके से आप इसको इजीली वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर मतलब कि सदिश रूप हो गया किसका, कूलाम के नियम का। तो ये होता है कूलाम के नियम का सदिश रूप, ये भी कभी कभी आ सकता है, ठीक है। ये क्या कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है, यहां से ऐसे आप समझ सकते हो, बात समझ आई थी। तो इस तरीके से आप इसको यानी कि कर सकते हो, समझ सकते हो। इसी को कहते हैं भैया कूलाम के नियम का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, बात समझ आ गई। ये हो गया, ठीक है भाई। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, आप लोग आंख से बढ़िया से मारो, खट दे। तो ये हमारे पास हो गया इसका स्क्रीनशॉट, ठीक। अब बेटा हम क्या समझेंगे, अब ले ले स्क्रीनशॉट, देखो अब हम इसका समझेंगे आगे स्टोरी। आगे स्टोरी क्या है यार, आगे स्टोरी ये है, अभी मैंने आपसे बताया था, मेरा क्वेश्चन वहीं शुरू होगा क्या, मैंने भी आपसे बताया था कि अगर दो बिंदु आवेश है, Q1 है Q2 है यार, तो दोनों के बीच में कितनी फोर्स काम करेगी हम आसानी से निकाल सकते हैं कूलाम्ब लॉ से, काम निकाल सकते हैं कूलाम्ब लॉ। लेकिन 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 कूलाम्ब लॉ से निकाल सकते हैं, लेकिन आवेश अगर ज्यादा हो गए, जैसे आवेश 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, तब कैसे बल निकाला जाए, तो वहां पे टॉपिक शुरू होगा क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आओ जल्दी से अध्यारोपण सिद्धांत शुरू खत्म कर लेते हैं, जिससे कूलाम्ब लॉ पूरा खत्म हो जाए, फिर बढ़िया बढ़िया सवाल लेते हैं। आओ उड़ाते हैं, जल्दी से शुरू किया जाए, बताओ यार। चलो तेज बोलेंगे, बताओ यार। अध्या यानी कि रोपण, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो शुरू करने वाले भाई अध्यारोपण का सिद्धांत। आ जाओ भाई, अध्यारोपण सिद्धांत होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है भैया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत ध्यान से देखने का, बहुत सी ध्यान से देखने का। देखो जैसे अपने पास एक Q1 चार्ज है, यहाँ पे क्या है Q2 चार्ज है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि फोर्स ऑन 2 कितनी होगी, फोर्स ऑन 2 मतलब कि इस 2 पे कितना फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स ऑन 2 यानी Q2 वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, सब बता सकते हैं। F2 लगेगा किसकी वजह से, 1 की वजह से। कौन बताया, कूलाम्ब ने बताया, ये तो हमें आता है ना भाई। इस पर ये कितना फोर्स लगाएगा, जिस पर लगेगा उसको लिखते किसकी वजह से 1 लगा लेते हैं, ठीक है। इसका सेकंड केस समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पे Q1 चार्ज, यहाँ पे Q2 चार्ज, यहाँ पे Q3 चार्ज। अब इसको समझ लिया तुम्हारा काम हो गया, इसको समझ लिया तुम्हारा काम हो गया। ध्यान से सुनना क्या बताने जा रहे हैं। देखो अगर मैं तुमको इस सवाल में तुमसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि फोर्स ऑन 3 कितना होगा, फोर्स ऑन 3 कितना होगा, तो देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है, ध्यान सुनो क्या कहता है। ये कहता है फोर्स ऑन 3 यानी कि Q3 पर इन दोनों की वजह से कितना बल लगेगा। इसका मतलब ये हुआ, कैसे निकालें देखो ध्यान से।
हम पहले इस पर फोर्स निकालेंगे यानी F3, फोर्स तो F3 आएगा, फोर्स तो F3 आएगा, तो F3 किसकी वजह से, 1 की वजह से, यहां 1 लिख लेंगे। इस पर फोर्स निकालेंगे किसकी वजह से, 2 की वजह से, और इसका वेक्टर यानी कि सदिश योग करते हैं, इस तरीके से हम निकालते हैं। बस ये जो लिखा है ना, यही है भैया अध्यारोपण। लेकिन इसकी परिभाषा हम लोग बनाएंगे, परिभाषा बनाना थोड़ा कठिन काम हो जाता है। मतलब ये क्या कहता है कि किसी भी आवेश पर, भाषा सुनो क्या बोल रहे हैं, देखो बेटा, किसी भी आवेश पर, जैसे यहाँ पे Q3 लिया, किसी, इसे बोलते हैं निकाय, किसी निकाय में रखे n आवेशों में, हिंदी में सुनो, पहला हिंदी पढ़ा रहे हैं, इसे पूरा निकाय बोलते हैं। निकाय मतलब कि जब सारे, बहुत सारे आवेश एक जगह रखे होते हैं ना, उसको निकाय बुलाते हैं, अंग्रेजी में सिस्टम बुलाते हैं। तो किसी n निकाय में, जहां पे n निकाय होगा, मतलब निकाय में n इलेक्ट्रॉन्स यानी कि n आवेश होंगे, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, जैसे यहाँ पे Q3 लगा रहे हैं, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। अभी थोड़ा जल्दी चलिए रहा है ना, और आराम चलाते हैं। किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल उस आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल, जैसे ये वाला बल, ये वाला बल के सदिश योग। देखो यहाँ पे मैंने वेक्टर लगाया, यहाँ वेक्टर लगाया, फिर योग किया, तो इसका मतलब सदिश हो गया, प्लस मतलब योग हो गया, तो सदिश योग के बराबर होता है। लिखे, और इसको लिख लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा, क्योंकि यहां पे परिभाषा बन नहीं पाती यार, मैं यहां तक आ रहा हूं यार, यहां लिख देते भैया, ध्यान दियो क्या लिखने जा रहे हैं, परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट। देखो भैया, किसी निकाय, किसी निकाय में रखे n आवेशों में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल, इस पर लगने वाला कुल बल उस आवेश पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाला बल के सदिश योग के बराबर होता है। बेटा ये अगर लिख के चले आओगे तो पूरे माह से आधे नंबर, पूरे माह से पूरे नंबर। पढ़ लो, क्या हमने जो बताया वही लिखा है, पढ़ ले जा एक बार और पढ़ लेते क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। यह किसी निकाय, निकाय मतलब कि जहां पे चार्जेस रखे हुए उसको निकाय बुलाते हैं, यानी सिस्टम। किसी निकाय में रखे n आवेश, इसमें n आवेश रखे हुए हैं, तो n आवेशों में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, जैसे मान लो इस पर बल लग रहा है, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला नेट बल, कुल बल किसके बराबर होगा, लगने वाला कुल बल क्या होगा, उस आवेश पर यानी इस आवेश पर अलग अलग आवेशों के कारण, यानी इस आवेश पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बल, इसकी वजह से लगने वाला बल के सदिश योग के बराबर होता है। देखो यानी वेक्टर लगाया फिर प्लस कर लिया, इसको बुलाते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। एक सवाल इस पर बहुत आएगा, इसको थोड़ा सा और अच्छे लिखे। जैसे मान लो अपने पास लेट माना बहुत सारे अपने पास, यानी कि क्या है, अपने पास बहुत सारे चार्ज है, थोड़ा इसको ऐसे लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो हमने कहा कि Q1 चार्ज है, फिर Q2 चार्ज है, फिर Q3 चार्ज है, ध्यान देना क्या लिखने जा रहे हैं, Q3 चार्ज है, कामला Q4 चार्ज है, डॉट 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 Qn चार्ज है। हमने कहा जरा हमें ये बताओ, कि फोर्स, देखो कैसे लिख रहे हैं, फोर्स ऑन n कितना होगा, फोर्स ऑन n मतलब कि n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। हमने कहा कि जो n वाला आवेश है उस पर बताओ नेट फोर्स कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे आ जाओ। जब मैंने आपसे कहा था कि फोर्स ऑन 3 निकालो, तो आपने कैसे लिखा था, 3 लिख करके पहले, फिर 1 की वजह से फोर्स निकाला, फिर 3 लिख करके 2 की वजह से फोर्स निकाला। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि फोर्स ऑन n निकालो, कैसे लिखोगे, फोर्स ऑन n ड्यू टू 1 लिखे ऐसे, यानी उस n पे जिसकी बात होगी पहले की वजह से कितना बल लग रहा है, फिर वेक्टर सम लेना है, सदिश योग लेना है, फिर यानी कि उसी n वाले पर दूसरी की वजह से कितना बल लग रहा है,
उसी n वाले पर तीसरे वजह कितना फोर्स लग रहा है, डॉट डॉट डॉट, उसी n वाले पर n-1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। इसको अगर आपने लिख दिया तो तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हारे ऊपर दिल फेंक के मार देगा। यही क्या है भैया, यही एक्चुअल में अध्यारोपण है। अध्यारोपण का समझ लो ये फार्मूला एक प्रकार से, अध्यारोपण का सिद्धांत। यही क्या है एक्चुअल में, अध्यारोपण का क्या है भाई, फार्मूला यानी कि सिद्धांत। ये समझ लिया तो काम बन जाएगा। ये समझ लीजिए बेटा, काम मजा आ जाएगा। तो यही क्या है, अध्यारोपण के एक्चुअल सिद्धांत है। तो ये बात समझ लीजिए, मजा आएगा बहुत ही बहुत। चलो भैया लियो स्क्रीनशॉट, समझ आई थी बात, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लियो। रुक दी थोड़ा सा, रुक दो बेटा, मिनट लिख लें सब लोग।